नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर कंवर। दोस्तों, हरियाणा में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आ चुके हैं। उनको इस यात्रा से क्या हासिल होगा, भारत को जोड़ने के साथ साथ वो क्या कांग्रेस को भी जोड़ पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पद यात्राएं अपने आप में एक अनोखा अनुभव होता है। नेताओं के लिए तो पद यात्राएं और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि आम जनमानस से उनका जो जुड़ाव इस यात्राओं में जो बनता है वो अद्भुत होता है। जनता की तकलीफों को वो नजदीक से जाकर समझ सकते हैं इन पद यात्राओं के माध्यम से। 2022 के आखिर में राहुल गांधी ये पद यात्रा लेकर हरियाणा, जो उनकी पद यात्रा है वो हरियाणा की धरती से गुजर रही है। लेकिन पद यात्राओं और हरियाणा के नेताओं का बहुत पुराना नाता है और आज के वीडियो में हम इसी नाते पर बात करेंगे। असल में पद यात्राएं पूरे देश की जो राजनीति है उसको उन्होंने हमेशा ही नई दिशा देने का काम किया है और हरियाणा ने ही देश को पद यात्राएं करना सिखाया है, ये कहा जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। हरियाणा में पद यात्रा करने वाले पहले नेता थे जननायक चौधरी देवीलाल। राजीव लोंगेवाल समझौते में जब हरियाणा के हितों की अनदेखी हुई तो चौधरी देवीलाल तिलमिला उठे थे। उन्होंने हरियाणा के लोगों को साथ लेकर देश को पहली बार, जो राजनेता थे उनको ये बताया कि जन आक्रोश को कैसे पद यात्रा में बदला जाता है, कैसे सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। 4 दिसंबर 1985 को चौधरी देवीलाल ने हिसार से लेकर दिल्ली तक की पद यात्रा शुरू की थी और हरियाणा के इतिहास की यह पहली पद यात्रा थी। यह पद यात्रा 1987 आते आते चौधरी देवीलाल की लहर में बदल गई और जब उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी 19 दिसंबर को, तो उनके साथ 20-25 आदमी थे। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो हरियाणा के लाखों आदमियों का काफिला उनके साथ था और उसी पद यात्रा के समय 2 उप पद यात्राएं भी शुरू हुई थी। भिवानी से चौधरी हीरानंद आर्य जी होते थे, उन्होंने शुरू की थी और नरवाना से देशराज नंबरदार ने भी शुरू की थी। ये सब पद यात्राएं जो उप पद यात्राएं थी, ये मिल गई थी दिल्ली जाकर और चौधरी देवीलाल की जो जन जागरण न्याय यात्रा उन्होंने नाम दिया था इसको, उसमें ये शामिल हो गई थी। उस दौरान गांव में चौधरी देवीलाल का भारी स्वागत हुआ था, जगह जगह उनको सिक्कों से तोला जाता था और हरियाणा के जन जन से जो जुड़ाव इस यात्रा का हुआ उसने चौधरी देवीलाल को जननायक बना दिया। उन्होंने इसके बाद न्याय युद्ध रैली भी की, रास्ता रोको का भी ऐलान किया, लेकिन जो शोहरत उस पदयात्रा ने उनको दी वो जिंदगी भर फिर उनके साथ रही। पदयात्रा का हरियाणा के जनमानस पर गहरा असर हुआ और 1987 में फिर ताऊ देवीलाल की हरियाणा में आंधी आई। आप सबको उस आंधी का पता, उस 85 सीटें जीतकर उन्होंने इतिहास रचा। तो एक फॉर्मूला चौधरी देवीलाल ने हरियाणा से पूरे देश के नेताओं को दिया कि राजनीति में पद यात्राएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। पद यात्राओं से सत्ता के मार्ग को तय करना फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने समझा अपने पिता की सीख को। लेकिन चूंकि उनके पांव में दिक्कत है, शारीरिक क्षमताएं उनके आड़े आ रही थी, तो उन्होंने जो पदयात्रा था उसका स्वरूप बदल दिया और उसमें किसान का जो साथी है ट्रैक्टर, उसको जोड़ दिया। चौधरी भजनलाल की सरकार के दौरान 12 मई 1994 को यमुना जल समझौता हुआ था और इस पर चौधरी भजनलाल ने भी अपने हस्ताक्षर किए थे और समझौते के अनुसार यमुना के पानी में राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली को भी साझेदार बनाया गया था। जैसे ये समझौता हुआ, इसकी बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं हरियाणा में देखने को मिली। जो समझौता चौधरी भजनलाल ने किया था, जिस पर उन्होंने साइन किए, उसके अनुसार यमुना जल के पानी में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली को साझेदार बना दिया गया। यह समझौता आज भी चल रहा है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने समझौते का आधार केवल मानवीय बताया था और समझौते के अनुसार हरियाणा को 5.73 अरब घन मीटर, उत्तर प्रदेश को 4.032 अरब घन मीटर, राजस्थान को 1.119 अरब घन मीटर और हिमाचल को 0.378 अरब घन मीटर और दिल्ली को 0.724 अरब घन मीटर पानी दिया गया था। पूरे पानी की कुल मात्रा 11.983 थी और ये जो समझौता था, इससे पहले हरियाणा लगभग 8 अरब घन मीटर पानी का प्रयोग करता था और नए समझौते से हरियाणा का जो हिस्सा था वो 6 अरब घन मीटर से भी कम हो गया था। SYR का पानी जो हरियाणा को पहले ही नहीं मिल रहा था और जो असली पानी उसको मिल रहा था वो भी, उससे भी हरियाणा ने हाथ धो लिए थे। आज तक हम ये पानी सबको दे रहे हैं। नहरी पानी के नए समझौते के बाद हरियाणा विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी सारे विपक्षी दलों और आम जनता ने भी
जो मुख्यमंत्री थे चौधरी भजनलाल उस समय के, उनको बहुत कोसना शुरू किया था और यहीं से उनकी सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई थी। चौधरी भजनलाल केवल एक ही बात कहते थे कि मैंने ये समझौता केवल मानवीय आधार पर किया है। और उस समय चौधरी बंसीलाल ने उनको कहा था कि क्या इस देश को मानवता का ठेका हरियाणा ने लिया हुआ है इस देश में, और हरियाणा ने जो पानी है हमारे खुद प्यासा रहते हुए दूसरों को दे दिया है, हम तो और प्यासे हो गए हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी पार्टी की ओर से समझौते को रद्द करवाने के लिए एक आंदोलन फिर चलाया और उस आंदोलन का जब स्वरूप वो तय कर रहे थे तो उन्होंने अपने पिता के ही स्वरूप को पकड़ा और 1 नवंबर 1994 को नारनौल में एक भारी सभा उन्होंने बुलाई और उसमें नारनौल से चंडीगढ़ के बीच ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर हजारों लोगों के काफिलों के साथ एक विरोध यात्रा उन्होंने की। और ये यात्रा जब चंडीगढ़ पहुंची तो फिर वहां पे एक भारी सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये जो जन आक्रोश यात्रा थी यमुना जल समझौते के खिलाफ, इसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को एक मैच्योर राजनेता के रूप में स्थापित करने में मदद की। चौधरी देवीलाल की छाया से तो वो बाहर निकले ही निकले, उन्होंने एक बहुत ही परिपक्व एक वो राजनेता के तौर पे उनकी हरियाणा में बनी और महम कांड के दौरान उनकी जो छवि बनाई गई थी उससे अलग छवि हरियाणा के लोगों ने देखी और फिर वो आते आते उन्होंने भी सरकार बनाई, वो मुख्यमंत्री भी फिर 5 साल तक रहे। पदयात्राओं से सत्ता की दहलीज तक पहुंचने का यह हिट फार्मूला हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार आजमाने का जो श्रेय है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। चौटाला सरकार के दौरान कंडेला की एक घटना हुई थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, आप सबको याद है। और उस घटना के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 20 जून 2002 को जींद से दिल्ली तक की पदयात्रा शुरू की थी। शुरुआत में हुड्डा के साथ भी बहुत थोड़े लोग थे, लेकिन जब ये यात्रा दिल्ली पहुंची तो लग रहा था जैसे पूरा जो हरियाणा है वही दिल्ली पहुंच गया है। रामलीला मैदान में फिर एक विशाल जनसभा हुई थी जिसमें चौधरी भजनलाल की हुटिंग हुई थी, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। और कांग्रेस में कलह बेशक हमेशा रही हो, लेकिन इस जो यात्रा थी कंडेला के बाद उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा उसका योगदान है उस यात्रा का। और 2005 में फिर वो उस कुर्सी पर बैठ गए। अगर ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे अजय सिंह चौटाला की बात की जाए तो वो भी अब पद यात्राएं करके सांसद बन चुके हैं, सत्ता में इतना स्थापित रहे हैं। प्रदेश के कई दूसरे नेता भी अपने अपने इलाकों में बाद में उन्होंने पद यात्राएं की इन यात्राओं से सीख कर। और अब हरियाणा में राहुल गांधी की पदयात्रा आई हुई है और ख़ास बात यह है कि 2002 में पदयात्रा करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमान अब इस पदयात्रा को सफल बनाने में लगी हुई है। उनके पास इस पदयात्रा को सफल बनाने का बहुत एक अनुभव भी है और ये कितनी सफल हुई है ये 2024 में पता चलेगा। और लेकिन पदयात्राओं से नेता तो बनते ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक सवाल का जवाब आप जरूर मुझे दें कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा हरियाणा में पहुंची है, 3 दिन रहेगी पहले चरण में, आपको क्या लगता है कि 2024 में इस पदयात्रा का फायदा हरियाणा में कांग्रेस को होगा या नहीं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पदयात्रा से क्या हासिल कर पाएंगे या कुछ हासिल नहीं होगा? आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों, इससे मुझे एक मुकम्मल राय बनाने में मदद मिलेगी कि आप क्या सोच रहे हैं, फिर उस पर हम आगे बात करेंगे। तो अपने कमेंट जरूर करना कि राहुल गांधी की पदयात्रा से हरियाणा में क्या बदलाव आ सकता है या कोई बदलाव नहीं आएगा। आप इस पर जरूर अपनी राय दें। पदयात्राओं पर यह बात आपके सामने थी दोस्तों। हमें इतिहास पता होना चाहिए कि हरियाणा ने ही पूरे देश को ये सिखाया है कि पदयात्राएं होती क्या हैं। और जिन जिन ने पदयात्राएं की हैं, चाहे आपको नमक कानून को लेकर महात्मा गांधी जी की यात्रा हो या बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल की यात्रा हो या फिर रथ लेकर लाल कृष्ण आडवाणी निकले हों, देश में जब जब भी जिस भी नेता ने यात्रा की है उस यात्रा का फायदा उसको जरूर मिला है। तो राहुल गांधी की जो छवि है उस छवि से वो बाहर जरूर इस पद यात्रा में निकलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इससे क्या बदलाव आएगा, आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करेंगे तब मैं पढ़ूंगा, तब मुझे पता चल पाएगा दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।